नमस्कार मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के पेज पर आप सब लोगों से मनोहर श्याम जोशी के बारे में कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका मुहैया कराया। जो शीर्षक मैंने दिया है, मेरे मसजो, थोड़ा संस्मरण थोड़ी आलोचना, इसमें संस्मरण तो आप यूँ समझिए कि एक पाठक के संस्मरण हैं। मैं मनोहर श्याम जोशी के साथ कभी व्यक्तिगत संपर्क में नहीं रहा। दिल्ली में बहुत लंबा अरसा गुजारने के बावजूद, ऐसे समय में जबकि जोशी जी दिल्ली में थे, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहा। बचता रहा हूँ, आमतौर पर अपने पसंदीदा लेखकों से मिलने से बचता रहा हूँ। और एक बार जब मैंने ये बात अपने दोस्तों के बीच कही कि पसंदीदा लेखकों से मिलने से इसलिए बचता हूँ कि कहीं वो मूर्ति भंजन न हो जाए। मैं उनको लेखक के रूप में या उनकी लेखनी से जैसे जानता हूँ, उससे बहुत अलग तरह का या उसके मुकाबले ख़राब तजुर्बा न हो। तो मेरे दोस्त रविकांत ने, जो इसी सीरीज़ में पहले बोल चुके हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर वो मूर्ति टूटती है तो अच्छा ही है, टूटने देना चाहिए, क्यों अच्छी धारणा बना के रखे रहें। लेकिन बाद में मुझे लगा कि सिर्फ ये वजह नहीं थी कि मेरे मन में जो छवि है अपने प्रिय लेखक की, ये सिर्फ मैं जोशी जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अपने तमाम प्रिय लेखकों के बारे में कह रहा हूँ जिनके आसपास रहते हुए भी उनसे कभी मिला नहीं। मैं उन सब के बारे में कह रहा हूँ कि उनसे न मिलने का या उनके व्यक्तिगत परिचय में ना आने का कारण सिर्फ ये नहीं रहा है कि उनके संबंध में कोई मेरे मन में बनी हुई मूर्ति है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि टूट जाए। उसका कारण ये भी रहा है कि बहुत पहले से मेरे साथ ये तय था कि मुझे साहित्य ही पढ़ना पढ़ाना है और उसी के बारे में लिखना लिखाना है। तो ये न हो कि व्यक्तिगत गुणदोष से परिचित होने पर उनके लेखन के बारे में मेरी राय उससे प्रभावित हो जाए। और मुझे लगता है कि कम से कम ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर कि शायद ही किसी को आपत्ति होगी। अगर मैं किसी लेखक को लेखक के रूप में जानता हूँ और उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है, तो मेरे सामने टेक्स्ट ही होना चाहिए, मेरे सामने उसका व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन में वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। कई लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन मेरा एक बहुत सीधा सा उत्तर ये है कि जो लेखक हमारे समय से बहुत पहले होकर गुजर चुके, उनके व्यक्तित्व का हमें कितना पता होता है। तो अपने आसपास रहने वाले लेखकों के व्यक्तित्व के बारे में पता रखना और उसको उनके लेखन के ऊपर सुपर इम्पोज करके फिर उसे देखना, समझना और पढ़ना, ये एक तरह का बायोक्रिटिसिज्म है जिससे हमें बचना चाहिए। तो खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जोशी जी के लेखन का बड़ा प्रशंसक रहा मैं, बिल्कुल किशोरावस्था से। और मेरा ख्याल है कि जोशी जी के अलावा निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश और शेखर जोशी, यही कुछ लेखक हैं जिनकी लगभग सभी चीज़ें मैंने पढ़ डाली, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी तात्कालिक उद्देश्य के पढ़ डाली। इसलिए नहीं पढ़ी कि तुरंत कुछ लिखना था उनके बारे में, बल्कि यूं ही पढ़ डाली। तो एक पाठक के रूप में जोशी जी के को लेकर मेरे पास संस्मरण हैं, और मेरे शीर्षक में आने वाला संस्मरण शब्द असल में उसी की ओर इशारा है। मुझे याद है कि ये जो बतौर पाठक जोशी जी को पसंद करने की शुरुआत थी, वह 1980-81 के आसपास हुई, जब मैं 10वीं कक्षा में था।
साप्ताहिक हिंदुस्तान में मनोहर श्याम जोशी उन दिनों प्रधान संपादक थे और उनका एक स्तंभ आता था नेताजी कहीन, जो बाद में कक्का जी कहीन के नाम से सीरियलाइज भी हुआ टीवी पर और पुस्तकाकार भी उपलब्ध है। नेताजी कहीन की कड़ियों के लिए, मैं टीवी की कड़ियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में आने वाली कड़ियों की बात कर रहा हूं। तो नेताजी कहीन की कड़ियों के लिए हम साप्ताहिक हिंदुस्तान का हफ्ते भर इंतजार करते थे और जैसे ही पत्रिका आती, मैं और मेरे बड़े भाई में लूट मच जाती थी कि कौन पहले पढ़े। तो बाद में ये हमने तरीका तय किया कि जिसके भी हाथ में पत्रिका लगेगी वो सस्वर वाचन करे उसका ताकि दूसरे को भी ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। साप्ताहिक हिंदुस्तान के इस कॉलम को पढ़ते हुए जोशी जी के लेखन को लेकर ऐसी दीवानगी बनी कि पटना कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैं राजकमल प्रकाशन की दुकान पर गया। वो उसी पटना के अशोक रोड पर है, जिस पे कि पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, ये तमाम कॉलेजेस हैं। और वो पढ़ने लिखने वालों की जगह है, तो वहाँ राजकमल प्रकाशन की शाखा है। वहाँ मैं कुरकुर स्वाहा खरीदने गया। हम लोगों को कुरकुर स्वाहा के बारे में पता चला था संभवतः समीक्षा नाम की पत्रिका से, जो मेरे पिताजी की वजह से हमारे घर आती थी। डॉक्टर गोपाल राय उसके संपादक थे और संभवतः समीक्षा में ही हमने उसकी समीक्षा पढ़ी थी। तो मैं वहाँ कुरकुर स्वाहा खरीदने गया, पर कुरकुर स्वाहा उस समय उपलब्ध नहीं थी और मुझे कसब दिख गई। कसब की मैंने चर्चा नहीं सुनी थी उस समय। कसब बिल्कुल आई ही थी, चर्चा होने का सवाल ही नहीं था। तो मैं कसब खरीद लाया घर। जब कसब लेके मैं घर आया, वो 40 रुपए कीमत थी। उसकी प्रति मेरे सामने रखी हुई है, मैं आपको वो प्रति दिखला देता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस कैमरे में अभी वो आईने वाला उल्टा प्रतिबिंब आ रहा है या सीधा, पर सीधा आए चाहे उल्टा आए, इस कसब में से कसब फटकर अलग हो गया है। और जहां आप इसका नाम पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ मेरा भी नाम पढ़ सकते हैं, वो जगह ये है। अगर ये सीधी दिख रही हो तो आप इसमें तिथि पढ़ पाएंगे। यह 4 जुलाई 1983 की खरीदी हुई किताब है। ये साल था जब मैं इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में था। पटना कॉलेज का मतलब ये नहीं कि मैं ग्रेजुएशन में था या अंडर ग्रेजुएट पढ़ रहा था। 10वीं के बाद हम इंटरमीडिएट कॉलेज से कर सकते थे, तो मैं इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में था। उस समय ये किताब खरीदी गई। लेकर जब मैं क्लासरूम में आया तो चूंकि थैले वाले नहीं होते थे, हम हाथ में किताब लेकर ही बैठते थे और हमारी किताबें शिक्षकों को दिखती रहती थी। तो तरुण कुमार हमारे नए नए शिक्षक नियुक्त हुए थे, जेएनयू से पढ़कर आए थे और बहुत छोटा सा क्लासरूम था जिसमें हम प्रधान हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठते थे। तो तरुण कुमार ने देखा कि एक विद्यार्थी के पास कसब रखी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़िए, आप लोगों की उम्र के लिए अच्छी रचना है। उनके इस कमेंट में कहीं ये भाव भी था कि शायद इसी उम्र के लिए अच्छी रचना है, इससे बाद के लिए नहीं है। अब ऐसी टिप्पणियां मैंने बाद में दो और सुनी। मैं अभी उनके बारे में पहले बता देता हूं, फिर यह संस्मरण का सिलसिला चलेगा और वो भी संस्मरणात्मक ही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स करने के बाद एमफिल किया हमने और एमफिल में शुरुआती कोर्स वर्क के बाद आपको एक छोटा डिसर्टेशन लिखना होता है, जिसके लिए आमतौर पर लोग एक रचना का चुनाव करते हैं, उसके संवेदना और शिल्प पर या उसके किसी और पक्ष पर वो डिसर्टेशन लिखा जाता है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि कसब पे डिसर्टेशन लिखूं। हमारे एक शिक्षक ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के हिंदी विभाग में मेरे मुंह से ये सुनकर कि कसब पे काम करना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा कि संजीव कुछ ऐसी चीज पे काम करो कि 10 साल के बाद पलट कर देखो तो ये न लगे कि क्या किया।
अभी का जो उत्साह है इस उम्र का, उसकी वजह से तुम कसब पे लिखना चाहते हो, पर बाद में तुमको इसका पछतावा न हो, इस बात का ध्यान रखो। ये टिप्पणी इतनी कठोर थी कि मैंने सचमुच कसब के बारे में सोचना छोड़ दिया और एक अच्छे विषय पर काम किया। ऐसा नहीं है कि इसके बदले जिस विषय पे काम किया वो कोई खराब विषय था, लेकिन आश्चर्यजनक ये था कि जिस शिक्षक ने मुझे ये सलाह दी वो 10 या 12 साल के बाद या शायद 15 साल के बाद नया ज्ञानोदय में मनोहर श्याम जोशी की यथार्थ चेतना जैसे किसी बहुत ठस शीर्षक के साथ लेख लिख रहे थे। मुझे जोशी जी पर जब लेख लिखना भी हुआ तो मैंने यथार्थ चेतना जैसे किसी ठस विषय को नहीं लिया। तो जिस शिक्षक ने मुझे मना किया था वो पता नहीं किस दबाव में या धारणा बदल गई होगी, इस विषय को उन्होंने चुना। अभी किसी ने मुझे बताया कि किसी उत्साही युवा ने एक सूची बनाई है जिसमें हिंदी की किशोरोपयोगी किताबों में कसब को भी शामिल किया है, और कुछ ऐसा टोन है उसके इस लिस्ट बनाने में कि जिन लोगों को कसब बाद की उम्र में भी पसंद आती रहे, समझिए कि वो अपने किशोर वय पर ही कदम ताल कर रहे हैं, वहीं रुक गए, वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। मैं कसब एक प्रेम उपन्यास है, लेकिन कसब जो है वो जिलेंबू मारगांठ ही नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि ये किशोरोपयोगी है उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर किसी उत्साही युवा को ऐसा लगता है कि वो लोग जो इसे पसंद करते हैं वो किशोर वय में कदम ताल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस उत्साही युवा से बहुत मिलता जुलता है जिससे डीडी का सामना होता है हॉलीवुड से हिंदुस्तान आने के बाद। एक पत्रकार है, दुबला पतला और लंबा सा, जो डीडी का इंटरव्यू करता है और उससे कहता है कि अगर किसी विदेशी को भारत पर फिल्म बनाने के लिए कहा जाता तो उसमें फिर सिर्फ भदेसपन होता, जब आप बनाएंगे तो उसमें सिर्फ भदेसपन नहीं होगा, भावुकता और कमीनापन भी होगा। और डीडी उससे बात करता हो कहता है कि कुछ सालों के बाद तुम किसी फेलोशिप पर विदेश में देखे जाओगे, और सच कहूं कमीनों के लिए कमीनों को पहचानना मुश्किल नहीं है। इसी तर्ज पर मैं भी कहना चाहता हूं कि जो बनावटी किस्म के क्रांतिकारी होते हैं उनके लिए बनावटी किस्म के क्रांतिकारियों को पहचानना कठिन नहीं है। मैं लंबे समय तक बहुत बनावटी किस्म का क्रांतिकारी रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इस तरह के जजमेंट्स पास करना और इस तरह कुछ रचनाओं को बहुत कमतर बता देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें क्रांति नहीं सुनाई पड़ रही होती है, इसे मैं पहचानता हूं, इससे निकल चुका हूं, अरसा हुआ। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि कसब से शुरुआत हुई, फिर कुरकुर स्वाहा लिया हमने, और कुरकुर स्वाहा तो मतलब कसब और कुरकुर स्वाहा इन दोनों के साथ मेरा, मेरे भाई का और बाद में जिन और लोगों को मैंने इनका पाठक बनाया उनके साथ कुछ ऐसा रिश्ता बना कि एक वाक्य एक व्यक्ति कहता तो उसके बाद का वाक्य कोई दूसरा व्यक्ति कह देता था। वो बिल्कुल रट गया था। अगर राजकुमार के मानीखेज पॉज और अंदाज में कहा हुआ डायलॉग जो कुरकुर स्वाहा की शुरुआत में आता है वो मेरा भाई कहता तो मैं उससे अगली लाइन उसके सामने दोहरा सकता था। कसब के तो ऐसे बहुत सारे अंश थे, खासतौर से अत्तर पीकर जो दिल के टुकड़े चकनाचूर होकर पड़े हुए थे किसी चाय की दुकान पर, उसके बारे में जो डायलॉग बाजी चलती है उसमें, या
डीडी उसकी नायिका बेबी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचता है और जिस तरह की बातें होती हैं, वो सब हिस्से ऐसे हैं जो हम लोगों को याद थे। ये जोशी जी को पढ़ने का सिलसिला चलता रहा और मेरा ख्याल है कि इसमें एक लंबा गैप बीच में शायद इस वजह से आया कि खुद जोशी जी के उपन्यासों के प्रकाशन के बीच वो एक गैप था। बहुत अरसा बाद हमें हरिया हरकुलिस की हैरानी पढ़ने को मिली, हमजाद पढ़ने को मिली, और फिर क्या 2007 में मैंने इतने दिनों की दीवानगी से गुजरते हुए जोशी जी पर पहला लेख लिखा, और तब तक जोशी जी इस दुनिया से उठ चुके थे। मेरा ख्याल है कि वो 2006 में लिखा गया होगा और छपते छपते 2007 का कोई महीना आ गया था। वो संवेद में छपा था और उसका शीर्षक मैंने दिया था किसे नापसंद है उपन्यासकार जोशी। रविकांत का ये कहना था कि किसे पसंद है और क्यों पसंद है इस पर लिखना ज़्यादा ज़रूरी था, पर मुझे किसे नापसंद है और क्यों नापसंद है इस पर लिखना ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई थी कि हिंदी की दुनिया मनोहर श्याम जोशी को बहुत पचा नहीं पा रही है। और ये बताना ज़रूरी है कि यह आदमी किन कारणों से नापसंद किया जाता है और किनके द्वारा नापसंद किया जाता है। वो लेख मुझे ध्यान में आता है कि 3 बिंदु उसमें उभर कर आए थे और मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो ऐसे बिंदु हैं जो अभी भी मुझे जोशी जी को पढ़ने के लिए ज़रूरी लगते हैं। उसमें से पहला तो ये था कि मनोहर श्याम जोशी ने, जो कि बहुत बड़े किस्सागो हैं, किस्सा कहने का कौशल जैसा उनके पास है उसके उदाहरण हिंदी साहित्य में बहुत ही कम हैं। और इतने बड़े किस्सागो के लिए ही ये संभव था कि वो किस्से को भीतर से तोड़ दे, यानी कथा के अंदर वाचक का एक खास तरह का जो प्राधिकार है, उसकी जो अथॉरिटी है, जिसकी वजह से कथा में एक अर्थ भरा जाता है और जिसकी वजह से उस अर्थ की कम्युनिकेबिलिटी बनती है। कहीं वो कहने की कोशिश की जा रही है और कहीं तक वो अर्थ पहुंच पा रहा है। ये जो संभव होता है, जोशी जी इसको चुनौती देते हैं। उनकी ज्यादातर कहानियों में, उपन्यासों में, हम कसब को छोड़ दें तो उसके पहले के कुरकुर स्वाहा और बाद के तमाम उपन्यासों में जो वाचक की अथॉरिटी है वो पूरी तरह से चैलेंज्ड है, उसका प्राधिकार छीन लिया गया है और एक ऐसी कथा से आपका सामना हो रहा है जो असल में किस्सा नहीं है बल्कि किस्सों के बनने का किस्सा है। तो होता यह है कि हमारी आलोचना और इनफैक्ट हमारी पूरी पसंद अभी तक कथा की उस संरचना पर, कथा के उस ढांचे पर टिकी हुई है जिसमें कि वाचक की एक सत्ता है और वो जो कह रहा है उस पर हमको भरोसा करना है। मैंने इसके बारे में लिखते हुए ये बताने की कोशिश की कि आप जब गोदान पढ़ते हैं तो गोदान का वाचक आपसे जो तथ्य शेयर कर रहा है, आप उन तथ्यों पर यकीन तो करते हैं ना। आप मानते हैं कि कोई होरी है, उसकी उम्र इतनी है, कोई धनिया है, उसकी उम्र इतनी है। अगर वाचक आपसे कह रहा है कि उसने कर्जा ले रखा है तो कर्जा ले रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं उपन्यास पर यह सवाल खड़ा कर देंगे नहीं, होरी ने तो कर्जा लिया ही नहीं था।
तो वो लेखक है जिसका बनाया हुआ पूरा एक संसार है, और जो कथा का वाचन कर रहा है उसकी दी हुई सारी सूचनाओं को आप भरोसेमंद सूचना के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अब इसके बाद जो ओपिनियन वो देता है उसको आप भरोसेमंद ओपिनियन के रूप में ग्रहण करें या न करें, ये एक अलग सवाल है। जैसे मैंने ये बताते हुए यह भी कहा था कि उन्हीं दिनों जनसत्ता में एक लेख छपा था, मुझे एग्जैक्टली ठीक याद नहीं है, और मैंने भी जब लेख लिखा तो उस लेखक को अलग से कोट नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक अंदाज़ा सा दे दिया था कि उस लेख में क्या कहने की कोशिश की गई है। तो आज मैं उद्धृत करने की स्थिति में तो नहीं हूँ, पर उस लेख में कहा यह गया था कि जो होरी अपने भाइयों का पैसा मारता है, डंबी बसोर को जब वो मांस बेच रहा है तो उससे वो कहता है कि मेरे भाइयों को कितनी रकम बतानी है ताकि एक बड़ा मार्जिन वो खुद मार ले। तो ऐसे होरी के बारे में लेखक ये कैसे कह सकता है कि वो छोटी मोटी बेईमानियां करता था जैसे सभी किसान करते हैं, तो बेईमान आदमी है। तो ओपिनियन, तथ्यों के बारे में आप शक नहीं करते हैं, ओपिनियन के बारे में आप अलग राय रख सकते हैं। जोशी जी के यहां एक ऐसी कथा उभर कर आई, कसब को छोड़कर कह रहा हूं, जिसमें कि तथ्य भी संदिग्ध हुए और आपको पता चला कि तथ्यों के बारे में भी कई तरह की बातें हैं और कथाकार उन कई तरह की बातों को हमारे सामने रख रहा है। यानी अलग अलग नैरेटिव्स हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। इससे जब हिंदी आलोचना का सामना हुआ तो उसके लिए मुश्किल पैदा हुई, क्योंकि यहां जजमेंट का विषय कौन बनता। जब आप आलोचना लिखते हैं तो आपके जजमेंट का विषय लेखक होता है, और लेखक जो है वह वाचक की सत्ता के साथ कहानी में मौजूद रहता है, और इसलिए जो कुछ वाचक की ओर से कहा जाता है हम उसके आधार पर एक जजमेंट तक पहुंचते हैं। तो मुझे याद है कि दूसरा शनिवार नाम की पत्रिका निकालते थे राजकिशोर, और उसमें डॉक्टर प्रेम सिंह ने हमजाद की समीक्षा लिखी। हमजाद के बारे में उन्होंने कहा कि आप सोचिए कितना खराब उपन्यास है। आधुनिकता ने सफ़ेद स्याह चरित्र चित्रण, जो ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टराइजेशन है, उसको तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, और ये उपन्यास वापस उसी सफ़ेद स्याह चरित्र चित्रण की ओर जाता है, जिसमें बुरा जो है वो बहुत ही बुरा है और अच्छा जो है वो बहुत ही अच्छा है। और एक तरह से अपनी तरफ से उन्होंने इस उपन्यास की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। हमजाद जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि प्रेम सिंह ने जो समीक्षा लिखी है वो हमजाद की तो समीक्षा ही नहीं है। वो जिस उपन्यास की समीक्षा है उसका नाम है मेरा शर्म भी तू मेरी शान भी तू। मेरा ये असल में हमजाद उपन्यास के अंदर का एक उपन्यास है जिसको तखत राम धरेजा लिख रहा है। और तखत राम धरेजा क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो जिस आदमी का टंडेल था, जिसका घंटा था इतने समय तक, जो उसका खर्चा चलाता था फिल्म दुनिया में, उसके मरने के बाद वो उसके बेटे के पास पहुंचा है ये गुजारिश लेकर कि तेरा बाप मेरा खर्च चलाता था, अब तू मेरा खर्चा चला, और अगर नहीं चलाएगा तो तेरे बाप की सच्चाई मैं एक किताब लिखकर उजागर कर दूंगा। तो बेटा भी उतना ही बड़ा कमीना है। वो कहता है कि अब तो तू लिख, और अगर तू ये किताब लिखेगा तब तो मैं तुझे खर्चा दूंगा, किताब नहीं लिखेगा तो तुझे बिल्कुल खर्चा नहीं दूंगा। तो तखत राम धरेजा जो है किताब लिखने के लिए मजबूर होता है, और उसके बाद वो किताब लिखता है मेरा शर्म भी तू मेरी शान भी तू। तो हमजाद के रूप में आप जिसकी रिव्यू कर रहे हैं
वो उपन्यास के अंदर आने वाले एक पात्र का नैरेटिव है और आप उसको मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास मान रहे हैं। आपको यही नहीं पता है कि ये ब्लैकमेल करने के लिए लिखा जा रहा एक किस्सा है जो बिल्कुल सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से लिखा गया है और जिसके तथ्य संदिग्ध हैं, इसलिए जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टराइजेशन का दोषारोपण किया ही नहीं जा सकता। और आप जानते नहीं हैं कि असल में जब इस तरह से कथा आती है तो उस पर फैसला कैसे जारी किया जाए, क्या करें फिर उसका हम। अगर हम उसको इस तरह से अच्छा और बुरा नहीं कह सकते तो हम उसके बारे में कहें क्या। तो आलोचना के लिए अपनी शब्दावली का, अपने औजारों का एक गहरा संकट खड़ा होता है। इस तरह के उपन्यासकार और इस तरह की कथाओं के सामने आने से जोशी जी की कथाओं ने हमेशा ऐसे संकट में उपन्यासकारों को डाला है और तमाम उपन्यास कुरुकुरु स्वाहा से लेकर हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद और क्याप तक वो कथा के ढांचे के साथ ये खिलवाड़ करते रहे और आलोचकों के लिए इस तरह की मुश्किलें खड़ी करते रहे। मेरे सामने मेरा लेख है और मैं उसमें से एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं कि अपने पहले उपन्यास कुरुकुरु स्वाहा से लेकर आखिरी उपन्यास क्याप तक वे इस जगत सच्चाई सार को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, कसब को छोड़कर, कि हम यथार्थ से नहीं उसकी बहुविध प्रस्तुतियों से ही रूबरू होते हैं, हो सकते हैं। वास्तविकता विभिन्न आख्यानों में गुम है और उसे उनके बीच से निचोड़ कर निकाल पाना नामुमकिन है। वास्तविकता पहुंचेली है। तारा झावेरी से लेकर महामाया सेनगुप्ता तक के विभिन्न नामों और तांत्रिक से लेकर नक्सली तक के विभिन्न कामों के बीच जिसकी पहचान स्थिर कर पाना वाचक के लिए संभव नहीं हो पाता, जबकि इस वाचक के लिए उसकी भौतिक उपस्थिति कहीं से भी माया या भ्रम नहीं है। वास्तविकता गुमालिंग की जिज्ञासा में हैरान हरिया है, जिसके अनेक किस्से बिरादरी में प्रचलित हैं और उनमें से किसी पर भी उपन्यास के वाचक की मुहर नहीं लगी है। वास्तविकता रहस्यमय ढिंडमिनान भैरव कांड है, जिसके बारे में प्रकाशित एक किस्से की ऐसी तैसी फेरता हुआ क्याप का वाचक एक अलग आख्यान प्रस्तुत करता है और अंत में उस कांड का रहस्य हल करने के लिए कुछ अते पते देता हुआ सीधे सीधे यह भी कह जाता है कि फसकी आधार वाले यूं भी गप्पी समझे जाते हैं। फसकी आधार फसक शब्द से बना है और फसक का मतलब है गप। तो वास्तविकता क्या है? आप कैसे वास्तविकता तक पहुंचते हैं और आप पहुंच सकते भी हैं या नहीं, ये एक सवाल है। और जोशी जी के पास इस सवाल का उत्तर यही है कि आपके सामने नैरेटिव्स हैं, वास्तविकता के विभिन्न आख्यान हैं और उन आख्यानों की ही टकराहट है, सच और झूठ की टकराहट नहीं है। मुझे लगता है कि ये कितनी गहरी नज़र है। अगर आपको मनोहर श्याम जोशी का ये स्टैंड सामाजिक दृष्टि से बहुत अनुपयोगी लगे तो आप आज के समय पर निगाह डालिए और देखिए कि नैरेटिव्स की टकराहट ही फाइनली अंततः सब कुछ को तय कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मैं कुछ स्थितियों को लेकर सत्य का दावा करूंगा, मुझसे विपक्ष में जो खड़े हैं वो कुछ और स्थितियों को लेकर सत्य का दावा करेंगे। क्या सत्य की इन दावेदारियों से जो आख्यान बन रहे हैं, उन आख्यानों की टकराहट से ही अंततः समय को तय नहीं होना है? ये टकराहट कितनी महत्वपूर्ण है, इसको जोशी जी के उपन्यास बतलाते हैं और शायद उनके समय में उसको उस तरह से महसूस नहीं किया जा सकता था जिस तरह से
जिस तरह से आज के समय में महसूस किया जा सकता है। और इनफैक्ट 2007 में जब मैं वो लेख लिख रहा था तो आखिर में मैंने एक अपनी दुविधा भी व्यक्त की थी, और मुझे लगता है कि मेरा जो अभी का वक्त है इसने इस दुविधा का उत्तर दे दिया है। और मैंने लिखा था कि यह कहना कि इपनले की प्रजाति के कई लोग सिर्फ उपर्युक्त कारणों से जोशी को नापसंद करते हैं गलत होगा। उनकी नापसंदगी में ध्वनित होता एक बड़ा सवाल यह है कि अपनी ही तरह के याकीवाद के शिकार इस लेखक के यहाँ समाज का कौन सा यथार्थ बोध मिलता है। यह एक तरफ लेखक की व्यापक दिलचस्पियों और दूसरी तरफ ज्ञान मीमांसा के नए प्रस्थानों से टकराने वाला सवाल है। कई बार इपनले ने खुद बड़ी कोफ्त के साथ और कई रियायतों के साथ अपने इस पसंदीदा लेखक के पुस्तकावतार से यह सवाल पूछा है। इपनले को भरोसा है खीमराम की तस्वीर की तरह पुस्तकें कभी न कभी इस सवाल का जवाब देंगी। खीमराम की तस्वीर से क्याप का वाचक अक्सर बातचीत करता था और उसी से उसको उत्तर मिलते थे। एक समय आया जब खीमराम की तस्वीर धुंधली पड़ गई और उससे उत्तर मिलने बंद हो गए। वो एक अलग प्रसंग है, मैं उस पर भी आऊँगा शायद। पर मैंने जिस सवाल पर वो लेख छोड़ा था, मुझे लगता है कि मेरा जो आज का वक्त है वो उस सवाल का जवाब दे रहा है। और किस तरह का यथार्थ बोध मनोहर श्याम जोशी के यहां मिलता है, उसका सीधा सा उत्तर यही है कि आख्यानों की टकराहट जो दुनिया में आपको दिखलाई पड़ती है, जोशी के उपन्यास उस आख्यानों की टकराहट के अद्भुत आख्यान रचने वाले उपन्यास हैं, किस्सों के बनने का किस्सा रचने वाले उपन्यास हैं। और यही उनको समय के साथ जोड़ने वाला, यथार्थ के साथ जोड़ने वाला एक संभावना गर्भित सूत्र है। जोशी जी के बारे में बातें बहुत सारी हैं। मैं जब लिख रहा था तो उसमें कई तरह के लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। ऐसे लोग जो गंभीरता की छद्म मुद्रा से ही गंभीरता की पहचान कर पाते हैं, जिनको ये पता नहीं चलता कि कुरुकुर स्वाहा में जो रथिजीत भट्टाचार्य कहते हैं कि कितना हास्यास्पद है त्रास और कितना त्रासद है हास्य, उसका सच नहीं जान पाते जो लोग। ऐसे लोग जोशी की तारीफ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोग भी जोशी की तारीफ नहीं कर सकते जो वामपंथी हैं और यह उम्मीद करते हैं कि कोई लेखक जब कलम उठाए तो वामपंथ की तारीफ में कसीदे काटना शुरू कर दे, जो वामपंथ की कोई आलोचना नहीं पढ़ना चाहते, और जो उस वामपंथ को लेकर बहुत अमुखर तरीके से, बहुत दबे ढंग से जो लेखक के अंदर प्रशंसात्मक स्वर मिलते हैं, उन स्वरों की पहचान न कर पाए। यानी जिनको मध्यम आवाजों को सुनने वाले कान नहीं मिले हैं। और मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे साथियों के साथ ये समस्या है, वो जोशी की तारीफ नहीं कर सकते। मुझे तो हमेशा ये लगता रहा कि मनोहर श्याम जोशी के यहां जो सबसे पसंदीदा उनका कैरेक्टर होता है वो कम्युनिस्ट होता है। आप कुरुकुर स्वाहा के रथिजीत भट्टाचार्य को ले लें या क्याप के काका खीमराम को ले लें। जो रथिजीत भट्टाचार्य है उसके बारे में आप कुरुकुर स्वाहा की कुछ लाइनें सुनिए। वो लगातार एक श्रद्धा मिश्रित विस्मय कुरुकुर स्वाहा के वाचक में दिखलाई पड़ता है जब भी वो रथिजीत भट्टाचार्य की या दादा की चर्चा करता है। और
ये बतलाता है वाचक कि दादा जो हैं वो स्लाइट कॉम्प्रोमाइज करने वाले आदमी नहीं है। कोई जब उनसे कहता है ना कि भाई फिल्म बनानी है, उसमें बहुत पैसा लगेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। सबसे शानदार डायलॉग्स जो हैं वो दादा के हिस्से आते हैं। जाओ अभी तुम कंप्लीट कर लो फिल्म, एक ही बात है, मेरा नाम मत देना। ये मैं बोले हैं प्रोड्यूसर से कि बिना क्रेडिट के अवरुद्ध गान डायरेक्ट लिखो, अवरुद्ध गान डायरेक्टेड बाय स्लाइट कॉम्प्रोमाइज। ए जोशी मनहर सियाम, कभी मेरा सामने आइंदा स्लाइट कॉम्प्रोमाइज से एक्सप्रेशन यूज मत करना, समझा? रथिजीत भट्टाचार्य जानता नहीं कि स्लाइट कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। बिग कॉम्प्रोमाइज, टोटल कॉम्प्रोमाइज, ऐसा बोलेगा तो रथिजीत जानता। सुपरहिट कमर्शियल उससे बनवाने का हो तो ऐसा बोलो, वो बनाएगा मूड होने से। बनाया है जब भी मूड हुआ था। फिर जो वाचक ये कहता है कि बिग हिट बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है, दादा मुस्कुरा कर बोलते हैं, ए मनहर बाएं हाथ का खेल मत बोलो जी, वो मेरा कमिटेड हाथ लेफ्टिस्ट। सारा कॉमरेड लोग रागेंगे, दादा यही कि अपनी बाम पक्षे कमर्शियल काज करছেন। तो अभी आई हैव डिसाइडेड, हम इन लोगों से कहेगा जब मैं भी तुम्हारी तरह दायां हाथ से कमर्शियल बनाते और बायां हाथ से कम्युनिस्ट रहते। जोशी जी जो उपन्यास में तिहरा व्यक्तित्व है, तो उसमें से जोशी जी जब एक संदर्भ में पूछते हैं कि रेवोल्यूशनरी होकर आप नियति की बात कैसे कर पाते हैं, तो जो दादा है उनका जवाब है वो ऐसे कि जो असल क्रांतिकारी होगा वो जानेगा जे क्रांति मानव जातिर अदृष्ट, क्रांति ही मानव जाति का अदृष्ट है, उसकी नियति है। तो ये रथिजीत भट्टाचार्य जैसा कैरेक्टर, खीमराम जैसा चरित्र जो कैप में आता है, मैं उससे संबंधित हिस्सा पढ़ रहा हूं। देहातियों की तरह सिलेटी कपड़े का तंग मोहरी का पाजामा और उसी कपड़े की कमीज और बाहों तथा कॉलर से चिकट हो चुका काला कोट पहने अपनी छतरी टेक कर दुर्गम चढ़ाइयाँ पार करते, नमस्कार की जगह लाल सलाम कहते, पता नहीं किस रूस हूस के किन लेनिन हेनिन की फस्तके सुनाते, अधेड़ और कुंवारे खीमराम निरक्षर गांव वालों के ही नहीं मुट्ठी भर शहरी पढ़े लिखों के मन में भी हास्य और करुण रस पैदा करते रहे। उनसे शायद ही कभी किसी ने कम्युनिस्ट साहित्य खरीदा हो, लेकिन सारे कस्तूरी कोट में शायद ही कोई रहा हो जिसने उनका स्वागत न किया हो, उन्हें बैठने के लिए आसन न दिया हो, कलेवा या भोजन न कराया हो, विदा करते हुए बतौर उपहार छोटा सिक्का या कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे अपने बाड़े की ककड़ी उन्हें न थमाई हो। ऐसा कौन सा गैर कम्युनिस्ट कैरेक्टर बनाया जोशी जी ने? अद्भुत कैरेक्टर्स हैं। और इस ये खीमराम ही जो है उस उपन्यास के वाचक का कका है, कॉमरेड कका है, जिसकी तस्वीर वो अपने कमरे में लगा कर रखता है। और जब भी किसी का मैसेज आ रहा है कि लाइव वाला नहीं आ रहा है, पता नहीं। हाँ, और जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ता है, किसी दुविधा में पड़ता है, तो कका खीमराम की उस तस्वीर को देखकर उससे बात करता है। और एक समय के बाद जब उसका मूवमेंट पूरी तरह भटक जाता है, उसके मूवमेंट से एक और हत्यारे लुटेरे निकल जाते हैं और दूसरी ओर एक वैसा ही हत्यारा लुटेरा पुलिस वाला निकल जाता है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर चल रहा होता है। तब ये नैरेटर जो है वो एक तरह की सनक का शिकार हो चुका है। वो अपने गांव पहुंचता है, उसी कमरे में काका खीमराम की तस्वीर के सामने, और देखता है कि तस्वीर धुंधली हो गई है। तस्वीर को पोंछ कर देखता है कि क्या काका इसमें दिखलाई पड़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल धुंधली है। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है पर कोई उत्तर नहीं मिलता। अद्भुत प्रसंग है। आपको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा जैसे एक भटका हुआ कम्युनिस्ट आंदोलन मार्क्स की तस्वीर से सवाल पूछ रहा है और उसे उत्तर नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल उसका एक मेटाफर जैसे जोशी जी ने कैप में खड़ा कर दिया है।
अ, असल में मनोहर श्याम जोशी के साथ क्या है, अभी जिसने भी ये कहा हो कि उनका साहित्य किशोर सुलभ है, या हमारे साथियों में से जिन लोगों को लगता रहा हो कि वो बहुत गंभीर लेखन नहीं करते हैं, उन सब लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि वो हमेशा एक गंभीर मुद्रा बनाए रखने को ही बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हंसना नहीं है, हंसने की बात भी नहीं करनी है, क्योंकि वक्त बहुत बुरा है। तो जो रथिजित भट्टाचार्य का संवाद अभी मैंने कहा कि कितना त्रासद है हास्य और कितना हास्यास्पद है त्रास, इसको मानने वाले जोशी जी के यहां आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। और मैं प्रसंग दर प्रसंग बतला सकता हूं कि बिल्कुल हास्य वाले प्रसंगों को जब मनोहर श्याम जोशी ने रखा है तो उसमें आप कितना गहरा दर्द पा सकते हैं। मतलब ये लेखक है जो कहीं गुएन की चर्चा करता है, कहीं गौतेन की चर्चा करता है। गुएन मतलब गू की गंध है, गौतेन यानी गौमूत्र की गंध है। इस तरह की गंधों की चर्चा करने वाला लेखक है। भदेसपन अपनी पराकाष्ठा पर मिलती है कई बार उसके यहां। लेकिन गौतेन चर्चा से संबंधित एक अंश आप क्या आप में पढ़िए, आपको लगेगा कि दलित पीड़ा की तो ये कमाल की अभिव्यक्ति है। जो नायक है वो डूम जात से आता है और अच्छा रिजल्ट करने के बाद उसको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके कारण वो लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ में उर्बा दत्तीजू कांग्रेसी नेता हैं, उसके गांव के ब्राह्मण हैं और अपनी कांग्रेसी प्रगतिशीलता के कारण वो थोड़ा बहुत इस तरह के बच्चों को अपने यहाँ शरण भी देते हैं। तो उनके घर के बारामदे पर उसको रहने की इजाज़त मिल जाती है। घर के पिछवाड़े में जाने पर वो नीचे हाथ रखता है और ऊपर से रोटियां गिरा दी जाती हैं। इस तरह खाना भी मिल जाता है। एक दिन इसी तरह जब उर्बा दत्तीजू की बहन उसको खाना दे रही है, उस समय उसकी नज़र पड़ती है उर्बा दत्तीजू की पुत्री पर, जो उसकी हम उम्र है या उससे उम्र में थोड़ी कम है, और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। और जब एक दिन उर्बा दत्त जी ये कहते हैं कि घर में रहता है, पढ़ता है और तेज बालक है, तो ये मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दिया करेगा। तो ट्यूशन की शुरुआत होती है। अब एक दलित जो है डोम, वो ट्यूशन कैसे पढ़ाए ब्राह्मण की कन्या को? उसकी बुआ को तो बिल्कुल इस पर गहरी आपत्ति है। तो ये तय होता है कि घर के पिछवाड़े में औजार वजार रखने का, जहां गैंती, कुल्हाड़ी, खुरपी, ये सब औजार रखे जाते हैं, उस कमरे में बैठाकर वो पढ़ा सकता है ट्यूशन। और जितनी देर वो ट्यूशन पढ़ाएगा, बुआ वहां बैठकर नजर रखेंगी, क्योंकि भाई अब लड़के लड़की हैं नई उम्र के, कैसे उनको अकेले छोड़ा जा सकता है। तो उतनी देर बुआ वहां बैठती हैं, लड़की की बुआ। और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो गौत यानी गोमूत्र का सब तरफ छिड़काव किया जाता है, क्योंकि दलित आया था, बैठा था, तो अब उसकी शुद्धि होनी चाहिए, इसलिए सब जगह उसका छिड़काव किया जाता है। जो कन्या है उस पर भी छिड़काव किया जाता है। और ये मन ही मन सोचता है कि अगर कभी गलती से इसके मुंह से मेरे लिए प्यार निकल पड़ा तो इसको तो गौत से कुल्ला करवाया जाएगा, गौमूत्र से इस कन्या को कुल्ला करवाया जाएगा, तब जाकर के इसकी जुबान शुद्ध होगी। और यह जो गौत है, ये जो गोमूत्र की महक है, ये महक इस सिलसिले में, इस क्रम में उस लड़की की उपस्थिति के साथ एसोसिएटेड होती चली जाती है, एक साहचर्य बन जाता है। स्मृति जो है वो साहचर्यों से ही चलती है। एक भयानक अपमान से भी गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस अपमान का जो उपादान है, जिस उपादान से वो अपमान संभव किया जा रहा है,
वही उपादान प्रेम के साथ भी एसोसिएटेड होता जा रहा है। बाद में जब घटनाओं के बड़े त्रासद मोड़ आते हैं और वो लड़की आत्महत्या कर लेती है और इस लड़के को ये अपराध बोध होता है कि उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है, तो उसे क्वार वाक आने लगती है, कोरी खांसी। इसका कोई मनोवैज्ञानिक पक्ष होगा? बार बार उसे कोरी खांसी नहीं, कोरी उल्टी, बार बार उसे लगता है कि वो उसे उल्टी आ रही है, वोमिट करना है और कुछ आता नहीं है। तो उसे कोई बताता है कि ऐसा है कि तुमने ब्राह्मण को छूत लगा रखी है, क्योंकि तुम उर्वा दत्त जी के घर पर रहते थे, तो तुमने ब्राह्मण को छूत लगा रखी है। तो अब इसका उपाय ये है कि तुम गोमूत्र पियो, 1 लोटा गोमूत्र पी लोगे तो उस छूत से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब ये नायक पढ़े लिखे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नायक है, इसलिए ये काम तो यह नहीं करेगा, लेकिन अचानक इसको गोमूत्र याद आ जाता है। ओह, उसके बाद वो लोटा लेके तो नहीं, लेकिन एक छोटी शीशी लेकर निकलता है मैदान में, एक गाय को पकड़ता है और जो पेशाब करती है उसको उस छोटी शीशी में इकट्ठा करता है, और अक्सर उस शीशी को खोलकर उस गोमूत्र की गंध लिया करता है, क्योंकि यह गंध उसको प्यार की याद दिलाती है, प्यार के साथ उसका साहचर्य है। दुनिया ये समझ नहीं पाती कि ये बंदा हमेशा एक छोटी सी शीशी खोलकर क्या सूंघता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्रांसीसी इत्र है जिसको वो सूंघते रहते हैं, लेकिन वो गोमूत्र है। और ये कमाल के हिस्से हैं। आप देखेंगे कि इनके बारे में लिखते हुए जोशी जी ने कोई भावुक शब्दावली इस्तेमाल नहीं की है। बावजूद इसके आप इसको पढ़ते हुए भावुक हो जाएंगे। मुझे याद आ गया था, गोमूत्र प्रेमिका की याद दिलाने वाला फ्रांसीसी इत्र है मेरे लिए। जब मैं बोतल में गौंत भर रहा था तो मेरे नथुनों में नहीं, मेरे रोम रोम में जल्लाद बुबू की निगाहों से बचते हुए, मेरी निगाहों से निगाह और उंगलियों से उंगलियां मिलाती एक भद्दे के प्यार की गंध बसती चली जा रही थी। बुबू मतलब बुआ। उस दिन के बाद से मैं बराबर अपने पास किसी छोटी शीशी में गोमूत्र रखने लगा और उसे बीच बीच में सूंघने लगा। मैं छिपाकर क्या सूंघता हूँ, इस बारे में तरह तरह की चर्चाएं चली। किसी ने सोचा नस्वार, किसी ने सोचा कोकैन, किसी ने सोचा इत्र। सिर्फ मैंने ही जाना कि मैं क्रांति की प्रेरणा देने वाले प्रेम को सूंघता हूं। ये जो पूरा प्रसंग है उपन्यास में प्रेम का, जोशी जी के बारे में बहुत सारे लोग आपत्ति उठा सकते हैं कि कहाँ, मतलब कौन सी क्रांतिकारी विषय वस्तु उठाई उन्होंने, कब दलित के बारे में लिखा, कब स्त्री के बारे में लिखा, वगैरह वगैरह। ये मानदंड है, हमारे तय मानदंड हैं। इन्हीं कसौटियों पर कस के हम ये नाप करते हैं कि सामाजिक रूप से सचेतन लेखक है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि क्याप में यह जो हिस्सा आया है, जो कि पूरा क्याप नहीं है, क्याप का एक अंश है, यह अंश अपने आप में इतना कमाल का है कि अगर मनोहर श्याम जोशी ने कहीं और किसी और प्रसंग में दलित पीड़ा को रेखांकित न भी किया हो तो इतना ही करना उनका काफी है। और यह दलितों की पीड़ा का बयान करने के मामले में बहुत सारे गैर दलित लेखकों के यहां आए हुए वर्णनों से कहीं आगे है। मैं इसकी तुलना दलित लेखकों के यहां आए हुए वर्णनों से नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम गैर दलित लेखकों के यहां आई हुई दलित पीड़ा के वर्णन से यह कहीं आगे है। इस बात को मैं पूरे जोर देकर कहना चाहता हूं। जोशी जी का जो ये
तरीका है जिसके बारे में मैंने कहा था कि किसी आलोचक के लिए उनको पकड़ पाना या उनकी आलोचना के औजार विकसित कर पाना मुश्किल होता है। जो नैरेटिव को अंदर से तोड़ देने वाली उनकी पद्धति है, जिसमें आपको कथा नहीं मिलती, कथाओं के बनने की कथा मिलती है। इसको एक पैटर्न के रूप में मैंने देखते हुए एक अनुमान लगाया था जब मैं संवेद का अपना लेख लिख रहा था। ये पता चला कि पार्थ चटर्जी की जो किताब भवाल सन्यासी केस पर आई है, उसी भवाल सन्यासी केस को लेकर, मामले को लेकर जोशी जी भी एक उपन्यास लिख रहे हैं। और जब यह सूचना मिली और मुझे पार्थ चटर्जी की किताब पढ़ने को मिली तो मैं लगभग आश्वस्त था कि ये पूरा प्रकरण मनोहर श्याम जोशी के लिए प्रेरक इसलिए बना है क्योंकि वह वैसा ही प्रकरण है जैसा जोशी जी अपने उपन्यासों में उठाते हैं, जिसमें आपको कोई एक आधिकारिक आख्यान नहीं मिलता, बल्कि आख्यानों की टकराहट मिलती है। पार्थ चटर्जी ने भवाल सन्यासी केस का वर्णन दिया था अपनी किताब में। पूरी किताब उस पर केंद्रित है और उसमें यह बताया गया है कि कैसे पूर्वी बंगाल की एक जमींदारी में 3 भाई एक के बाद एक चल बसे और उसमें से जो दूसरे नंबर का भाई था राजकुमार, मेजो कुमार यानी मध्यम कुमार, उस मध्यम कुमार की मृत्यु बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और बाद में ये अफवाह होने लगी कि मध्यम कुमार मरे नहीं थे, उनको वो जिंदा थे जब उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। और जब श्मशान में उनको जलाने की तैयारी चल रही थी, उसी समय बहुत तेज़ बारिश और आंधी आई और साथ में गए हुए लोग, शासन बंधु कहते हैं उनको, जो श्मशान में जाते हैं शासन बंधु कहलाते हैं, तो वो शासन बंधु उस समय बारिश और आंधी से छिपने के लिए भाग गए। मेजो कुमार का शरीर लकड़ी की शैया पर पड़ा रहा और उसी आंधी पानी के थोड़ा कम होने पर उधर से साधुओं की एक मंडली गुजरी, जिसने देखा कि एक व्यक्ति चिता पर पड़ा हुआ है। हाथ लगाया तो पाया कि ये तो जिंदा है, तो उन्होंने उसको उठा लिया और अपने साथ लेते चले गए। जब शासन बंधु लौटे और उन्होंने देखा कि चिता पर कोई लाश नहीं है, तो उन्होंने यूं ही चिता जला दी और कहा कि हाँ, मेजो कुमार का दाह संस्कार हो गया। ये अफवाह उड़ी इलाके में धीरे धीरे और ये कहा जाने लगा कि मेजो कुमार तो जिंदा है। तीनों कुमार का बारी बारी देहांत हो गया, लेकिन मेजो कुमार तो, उसमें से मेजो कुमार जिंदा हैं और वो साधु बनकर साधु वाली मंडली के साथ घूम रहे हैं। और कुछ समय के बाद ढाका के पास एक साधु आया जिसको लोग जाकर देखते थे और जिसकी शक्ल सूरत से वो ये अनुमान लगाते थे कि ये मेजो कुमार ही हैं, पर वो पंजाबी बोलता था, वो बांग्ला बोलता नहीं था और वो कहता था कि नहीं, मैं कोई मध्यम कुमार नहीं हूँ, मैं तो पहली बार इस इलाके में आया हूँ। पर धीरे धीरे उसको लोगों ने कन्विंस किया कि वो मध्यम कुमार है और वह घर, वो राजबाड़ी जहाँ की अब और कोई उत्तराधिकारी नहीं रह गया था और जिसका रेवेन्यू अब अंग्रेज़ लोग इकट्ठा करते थे और उसी में से एक हिस्सा उस जमींदारी को दे दिया करते थे, वहाँ मध्यम कुमार की बहन ने उसको आमंत्रित किया और मध्यम कुमार को यह मनवाया गया कि तुम मध्यम कुमार हो। फिर उसने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की। फिर बहुत सारे लोग ये मानने लगे कि मध्यम कुमार लौट आए हैं। अंग्रेज सरकार के लिए एक सिरदर्द हो गया और फिर मामला कोर्ट में गया। वो जो मेजो कुमार की पत्नी थी,
उसको प्रतिवादी बनाया गया क्योंकि वो इनकार कर रही थी कि मेरा पति लौट आया है। और लंबा केस चला जो कि आज़ादी से पहले के भारत का सबसे बड़ा मामला था। वो प्रीवी काउंसिल तक गया और उस मध्यम कुमार के पक्ष में फैसले आए। ये सारा इतिहास बताने के बाद अपनी भूमिका में पार्थ चटर्जी ये लिखते हैं कि मैं इसके सारे डिटेल्स से गुजरा हूँ। एक इतिहासकार के रूप में मुझे जो जो चीज़ें देखनी चाहिए मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। अदालत की प्रोसीडिंग्स और उस समय के कागजात, अखबारों में छपे हुए किस्से, सब कुछ मैंने देखा है। लेकिन जितनी इतिहासकार की पद्धतियां हो सकती हैं, सारी पद्धतियां इस्तेमाल करने के बाद आज अगर आप मुझसे पूछें कि जो व्यक्ति लौट कर आया वो मध्यम कुमार था या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता। और उन्होंने ये लिखा कि जो व्यक्ति लौट कर आया वो उसके मध्यम कुमार होने या न होने के बारे में एक फैसला देना ज़रूरी है। वो फैसला देने के लिए जज अभिशप्त है। जज का तो काम ही है कि उसको अंततः कोई न कोई फैसला सुनाना है। तो मैं इतना अभागा भी नहीं हूँ जज की तरह का, और मैं इतना भाग्यशाली भी नहीं हूँ एक उपन्यासकार की तरह जो अपना किस्सा गढ़ लेने के लिए स्वतंत्र है। ये जो भवाल सन्यासी का मामला था, इसी मामले को जोशी जी ने अपने अगले उपन्यास में उठाया था और उनकी मृत्यु के बाद वो उपन्यास प्रकाशित हुआ। पढ़कर भी आपको ये लगेगा कि वो अनएडिटेड है। जितना कुछ उन्होंने बोलकर अपने टाइपिस्ट को टाइप कराया होगा वो ज्यों करते हो छप गया है। अगर जोशी जी जीवित रहते तो निश्चित रूप से उस उपन्यास का अलग आकार प्रकार होता, वैसा नहीं है। पर मैंने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान को जोशी जी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। मैंने अनुमान ये लगाया था कि जिस तरह पार्थ चटर्जी ये कह रहे हैं कि सच क्या था उस तक पहुंचने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। सच तक पहुंचने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। शायद जोशी जी को यही बात अपील कर गई, क्योंकि आज तक जो वो लिखते रहे हैं उसमें यही तो बताते रहे हैं कि अलग अलग तरह के आख्यान टकरा रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से किसी एक आख्यान की जीत हो जाएगी, किसी एक की हार हो जाएगी। पर इससे यह तय नहीं होता कि जो जीत गया वो सच था और जो हार गया वो झूठ था। ये सत्यमेव जयते बैठे की बात फालतू। तो जो मनोहर श्याम जोशी ऐसा मानते हैं, उनको अगर भवाल सन्यासी मामले में दिलचस्पी हुई है, उनका आकर्षण हुआ है, तो उसका कारण यही होगा। पर मैंने देखा कि यहां मामला बिल्कुल पलट गया था। पूरा उपन्यास रिस्ट्रिक्टेड वेंटेज पॉइंट से लिखा गया है। ज़्यादा बड़ा हिस्सा उसमें भवाल सन्यासी खुद बयान कर रहा है, मैं शैली में। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो उसकी बहन बयान कर रही है, कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो उनकी भवाल सन्यासी की पत्नी भवाल सन्यासी की नहीं, मतलब मेजो कुमार की पत्नी बयान कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर भवाल सन्यासी को ही नैरेटर बना दिया गया, वो भवाल सन्यासी जो कि मध्यम कुमार होने का दावेदार है, तो वो तो दो नैरेटिव्स को पैरेलल नहीं चला सकता है ना। वो तो या तो अपने पाठक को बताएगा कि मैं बहुरूपिया हूं, ठग हूं, या अपने पाठक से ये कहेगा कि मैं मध्यम कुमार हूं, लोग नहीं मानते हैं, मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती है, अंग्रेज सरकार भरोसा नहीं करती है, कोई नहीं मान रहा, या मान लीजिए कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं पर बहुत सारे करीबी लोग हैं जो इस बात को मान नहीं रहे हैं, पर मैं मध्यम कुमार हूं। एक स्टैंड तो ये हो सकता है। दूसरा स्टैंड ये हो सकता है कि मैं सचमुच में एक बहुरूपिया हूं और मुझे तो यहां के लोगों ने चढ़ा के मध्यम कुमार बनवा दिया है और अब मैं इस राजपाट का सुख लेना चाहता हूं, इसलिए मैं केस लड़ रहा हूं। तो ये दो में से एक पोजीशन तो उसको लेनी ही लेनी पड़ेगी। यानी अगर दो नैरेटिव्स को पैरेलल चलाना था या एक ऐसी कथा गढ़नी थी जिस कथा में
कोई आधिकारिक कथा न बन पा रही हो। अगर ऐसा करना था तो मनोहर श्याम जोशी को एक अलग वेंटेज पॉइंट चुनना था। किसी पात्र की जगह से कहानी को कहने पर यह चीज नहीं हो सकती थी, पर यह उन्होंने चुना। और इसीलिए आप पाएंगे कि पूरे उपन्यास में भवाल सन्यासी के मध्यम कुमार होने की निश्चितता ध्वनित है। वो बताता है कि वो मध्यम कुमार है और कैसे कैसे उसको उठाया गया और कैसे कैसे कहां कहां से यात्रा करता वो वापस अपना राजपाट लेने के लिए आया है। और उसके नैरेटिव का खंडन करने वाले जो नैरेटिव्स हैं, यानी मध्यम कुमार की पत्नी जहां मैं शैली में कहानी कहती है, वहां इस तरह का दावा बहुत सतर्क रूप में नहीं आया है, यानी तर्कों के साथ नहीं आया है। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि लेखक के रूप में खुद जोशी जी भवाल सन्यासी के मध्यम कुमार होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं और वही कहानी कहना चाहते हैं। मैं कौन हूं उसका शीर्षक है, और मैं कौन हूं इसको लेकर शुरू में थोड़ी सी दार्शनिक तरीके से कुछ बातें कही गई हैं। आइडेंटिटी को लेकर एक आदमी अपनी उम्र के अलग अलग मुकाम पर एक ही होता है या नहीं होता है, इसको लेकर पहचान किस तरह से होती है एक आदमी की, इसको लेकर कुछ बहुत दार्शनिक किस्म की चीजें हैं। और वो सारी बातें भी अंततः भवाल सन्यासी के मेजो कुमार होने के पक्ष में जाती हैं। मेरे लिए ये एक आश्चर्य था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अपना लेख लिखते हुए जिस चीज के बारे में मैं बहुत आश्वस्त था कि मनोहर श्याम जोशी ऐसा उपन्यास लिख रहे हैं या ऐसा उपन्यास लिख चुके हैं, तो उस उपन्यास में निश्चित रूप से या उस कथा में निश्चित रूप से उनकी दिलचस्पी इसलिए हुई होगी क्योंकि ये उनके एपिस्टेमोलॉजी को, ज्ञान मीमांसा को, यानी चीज़ों को जानने के साधन से संबंधित जो उनकी समझ है उसको कहीं पुष्ट करता होगा। लेकिन बिल्कुल पलट गया खेल। मुझे बाद में ये बात समझ में आई कि यह खेल क्यों पलटा होगा। असल में जोशी जी एक विलक्षण रचनाकार थे और इस बात की उनको बहुत गहरी समझ थी कि क्या चीजें की जा चुकी हैं और क्या किया जाना बाकी है। मुझे लगता है कि पार्थ चटर्जी के उपन्यास को, पार्थ चटर्जी के इतिहास को पढ़ते हुए मनोहर श्याम जोशी को यह जरूर महसूस हुआ होगा कि जो चीज वो कर सकते थे उसको इस इतिहासकार ने कमाल के विलक्षण कौशल के साथ कर दिखाया है। अब उसमें करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। यानी अलग अलग आख्यानों का एक दूसरे से टकराना और किसी भी एक आख्यान का अंततः सत्य साबित न हो पाना, भले ही उसको प्रिवी काउंसिल तक में जीत मिल गई हो, पर इतिहासकार तो यही कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता है कि वो सचमुच में कौन था। यह जो चीज है इसको पार्थ चटर्जी ने जितने कौशल के साथ संभव कर दिया है, और वो नैरेटिव हिस्ट्री है, वो बिल्कुल उपन्यास की तरह पढ़ा जाने लायक इतिहास है। तो जिस तरह से उन्होंने इसे किया है वो तो अब दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोबारा किया जाना तभी कोई मायने रखता है जबकि एक नैरेटिव के साथ हो जाए, और वो जिस एक नैरेटिव के साथ हुए वो ऐसा था जो किसी भी आदमी को खोने और वापस मिलने वाली पुरानी कथाओं के साथ जोड़ दे। यानी आप पढ़ते हुए उसके पात्र के साथ आइडेंटिफाई करें, उससे अपना तादात्म्य अनुभव करें। ऐसा पक्ष चुनकर जोशी जी ने वो उपन्यास लिखा। तो एक अलग तरह की चीज मैं कौन हूं के रूप में हमारे सामने आई, और असंपादित उपन्यास है
क्याप और हमजाद और कसब और कुरकुरस्वाहा से उसकी तुलना करना मुश्किल है, यह बात सही है। बावजूद इसके वो हिंदी में अपने तरह का एक अनोखा उपन्यास है। इतनी बड़ी धारणा क्षमता इस लेखक की है, मतलब आपको देखकर लगता है कि जैसे वेट उठाने वालों को देखते हैं ना कि वो पता नहीं कितने किलो वेट एक छोटी कदकाठी का आदमी उठाए ले रहा है। मनोहर श्याम जोशी उपन्यासकार के तौर पर मुझे इतना सारा कुछ एक साथ उठाए हुए नजर आते हैं। अद्भुत धारणा क्षमता है, और वह धारणा क्षमता उनकी हर तरह की कृति में है। जिस कसब के बारे में किसी को यह लग रहा है कि वो किशोरोपयोगी उपन्यास है और शायद बड़ी उम्र में जो लोग उसको पसंद कर रहे हों वो अपनी किशोर वय में कदम ताल किए जा रहे हैं, उस कसब को दोबारा पलटते हुए आज मैंने उसको निकाला और वही प्रति मैं आपको दिखला रहा था। दोबारा पलटते हुए आपको लगेगा कि एक एक चीज के कैसे डिटेल्स हैं। जिन मनोहर श्याम जोशी के बारे में बहुत सारे लोकधर्मी आलोचक विचारक ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि लोकवोक की पकड़ है, उनको कसब का एक लानत भेजने वाला ही प्रसंग पढ़वा दिया जाए 1.5 पेज का, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या कमाल की पकड़ है इस आदमी की। जब नायक लानत भेजना शुरू करता है पहाड़ के उस जीवन पर, तो पहाड़ी जनजीवन की हर चीज उसमें 1.5 पेज के अंदर बयान कर दी गई है। चरित्र कैसे बनाए जाते हैं, वैसे तो पूरा का पूरा उपन्यास इसका प्रमाण है, लेकिन आप उसके 10 पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा उठाइए जहां शास्त्री जी बहुत गहरी दुविधा में हैं और अंततः तय करते हैं कि बेबी की शादी के जो दूसरी जगह ऑफर आ रहे हैं वहां शादी की जानी चाहिए। वहां उस 10 पेज के हिस्से में शास्त्री जी का कितना मुकम्मल व्यक्तित्व निर्मित होता है, वो आप देखिए। किसी भी उपन्यासकार के लिए एक चुनौती है उस तरह का कर दिखाना। कार्तिकेय का महतारी इस एक वाक्य के रिपीटिशन के साथ हिस्से चलते चले जाते हैं, टुकड़े चलते चले जाते हैं, और उन सारे टुकड़ों से जुड़कर शास्त्री जी का एक ऐसा आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व खड़ा होता है जो अद्भुत है। ये उपन्यासकार के कौशल के रूप में भी अद्भुत है और उपन्यासकार के जनजीवन पर पकड़ के रूप में भी अद्भुत है। तो जोशी जी जिस उम्र में हम लोगों को छोड़कर चले गए, उससे ज्यादा उनको रहना था। मुझे लगता रहा कि कितनी चीजों से हिंदी समाज वंचित रह गया मनोहर श्याम जोशी के न रहने से। कंसनस्यांग समस्याओं उपन्यास तो आया ही नहीं, पता नहीं आ भी गया हो किसी फॉर्म में तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि उसके बाद सुनते हैं कई चीजें सामने आई हैं। लेकिन ऐसी अद्भुत चीजों से हम वंचित रहे, और ये जरूर है कि जो पहले से ही हमारे पास जोशी जी का पूरा रचना संसार मौजूद है, वह अपने आप में कम नहीं है, और मेरे जैसे उनके प्रशंसक बने रहेंगे, बनते रहेंगे, और मुझे लगता है कि किताबें उनकी लगातार सर्कुलेशन में रहेंगी और उनके बारे में भी लिखा जाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लूँगा। मैंने बहुत लंबा समय ले लिया है और अभी भी लगता है कि मुझे शायद बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं तो बात कर ही नहीं पाया। तो ये जिस लेखक के बारे में लगे, आप समझिए कि उस पर आपको लिखना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, बोलने में तो चीज़ें आ नहीं सकती हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ हमारे कई मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं। पंकज मित्र जी का चेहरा तो मैं पहचान भी रहा हूँ, बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन वो दिख रहा है। और
प्रमोद शाह भी दिख रहे हैं, और कोई फूल दिख रहा है। फूल का मतलब फूल, मूर्ख नहीं, फूल, पुष्प। तो दोस्तों, आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, और मैं आगे भी जोशी जी के बारे में कुछ लिखने और कहने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।